ये दो केमिकल्स हैं जो मैं अपने आर्ट वर्क के लिए यूज़ करती हूँ। रेज़िन की कोई भी प्रोडक्ट आपने बनानी हो तो आपको रेज़िन की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास मेयरिंग स्केल का होना है। यानी कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक मेयरिंग स्केल मशीन होती है जो हम लोग मोस्टली किचन में भी यूज़ करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के ग्राम्स मैयर करने के लिए या एम एल वगैरह हमें मैयर करने तो हम इसके थ्रू मैयर करते हैं। अब रेज़िन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी जो प्रोपोर्शन है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी प्रोपोर्शन एक्यूरेट नहीं होगी या तो हमारा रेज़िन जो है वो क्योर नहीं होगा या तो वो क्योर होने के बाद हमारे मोल्ड के साथ स्टिक हो जाएगा और वो डीप होल्ड नहीं हो सकेगा, यानी हमारी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकेगी। फिर बात आ जाती है रेज़िन में कलर्स की। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, ये मैंने एक कार हैंगिंग टाइप बनाया हुआ जिसके अंदर हमारे पास विनाइल स्टिकर आया हुआ है। अब इसके अंदर जो शेड्स है ये डिपेंड करते हैं आप कौन से यूज़ करते हैं। आपको शाइन में चाहिए हो तो हम मीका पाउडर्स यूज़ करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ मेरे पास है। मैं मोस्टली अगर मीका पाउडर के वेंडर्स की आप बात करें तो मैं मीनून के यूज़ करती हूँ। इंस्टा पे अकाउंट है, मैंने अपने पेज के ऊपर टैग किया हुआ है। इस तरह से है डस्ट फॉर्म में पाउडर्स। और फॉर बिगनर्स जो कि ये चाहते हैं कि वो बहुत स्टार्टिंग में बहुत एक्सपेंसिव की तरफ नहीं जाना चाहते, तो हम बहुत लोकल चीज़ से भी इस चीज़ का स्टार्ट ले सकते हैं, जो कि हमारे पास आ जाते हैं। ये मीका पाउडर्स है, बट इस तरह से हमें आई शेडोज़ भी मिलती हैं। अगर हम लोग बाज़ार में देखें कोई भी डस्ट आई शेडोज़ या जो पैलेट्स मिलती हैं हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ये है कि आप लोग जितना मतलब एक्सपेंसिव की तरफ जाते जाएंगे आपकी क्वालिटी उतनी मज़ीद बेहतर होती है। हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने जब अपना रेज़िन एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिक्स किया उसके बाद हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में मतलब जितना हमें कलर चाहिए होता है उस हिसाब से हम मीका पाउडर यूज़ करते हैं। मीका पाउडर रेज़िन में यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा अल्कोहलिक्स यहाँ पर पड़े हैं। अल्कोहलिक्स एक ये होते हैं मेटालिक अल्कोहलिक्स टाइप में पिगमेंट्स। ये आप लोगों को ऑनलाइन डिफरेंट वेंडर्स के पास भी अवेलेबल है, फिर हम इंस्टीट्यूट के पास भी अवेलेबल होते हैं और डिफरेंट वेंडर्स के पास ये यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है पेस्ट। पेस्ट के लिए मैं प्रेफर करती हूँ गुज़ार के लिए, ये आप लोग को इंस्टा पे पेज मिल जाएगा, क्योंकि इनके पेस्ट बहुत फाइन है। मैं पर्सनली मैंने काफ़ी तरह के पेस्ट यूज़ किए हैं, बट इनके पेस्ट मुझे ज़्यादा फाइन है, मतलब आइडिया होती है ज़्यादा फाइन। पेस्ट तो ये होता है कि हमारे कुछ इफेक्ट्स रेज़िन में इस तरह के होते हैं जो सिर्फ पेस्ट के आ सकते हैं, यानी कि ज़रूरी हो जाता है अगर आपने डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई करते हैं तो आपके पास अवेलेबिलिटी हो मटीरियल। कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेकअप पाउडर से आते हैं। एक हम लोगों ने इफेक्ट देखा हुआ है रेज़िन में बहुत ज़्यादा वेन से क्रिएट हुई होती हैं, कि डबल शेड की लाइंस आ रही होती है, इसमें बरीक बरीक से लाइंस क्रिएट होती है, हमने आपको सिर्फ क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है हम मेकअप पाउडर यूज़ करें। जबकि अगर हमें एक ओपेक लुक चाहिए होती है कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए तो उसके लिए हम लोग पेस्ट यूज़ करते हैं। ये हमारी बेसिक चीज़ आ जाती है रेसिपी। उसके बाद आप चाहें आपने डेकोरेशन के अंदर देखा होगा जो वॉल जॉर्ज बनते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं फाइव ग्लास, यानी ये इस तरह से क्रिस्टल्स होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि बहुत फाइन क्वालिटी के होते हैं। क्रश ग्लास भी होते हैं, फाइव ग्लास भी होते हैं, मतलब ये डिफरेंट तरह के आपको इनमें वैराइटीज़ होती हैं। जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें वो अपने रेज़िन के अंदर आप लोग एडिशन कर सकते हैं। बट ये जो है हम लोग ज़्यादातर जो मोस्टली यूज़ करते हैं ना वो MDF के ऊपर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम प्योर रेज़िन की चीज़ में यूज़ करें ना तो ये उसका वेट ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से उसके टूटने का या डैमेज होने का डर होता है, हमें डेप्थ ज़्यादा रहती है। अब बात आ जाती है हम लोग मटीरियल तो डाल देंगे लेकिन मटीरियल डालेंगे किसमें, यानी कि हमारे पास बेस क्या होना चाहिए। तो बेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोल्ड्स, सिलिकॉन मोल्ड्स। यहाँ पर ये जो मोल्ड है ये किचन मोल्ड, यानी कि इसमें आप लोग एक दफ़ा मटीरियल को किया, फाइनलाइज हो गया, आपने उस पर टॉप कोट कर लिया और उसके बाद आप उस पर किचन ऐड कर देंगे, यानी कि वो ड्रिल करके भी किचन ऐड करना सकते हैं। मोल्ड्स के लिए अगर आप लोग अकाउंट मुझे पूछें कि मतलब आप किस वेंडर को रेफर करेंगी तो वो भी सेम अकाउंट जो कि मैंने मेकअप पाउडर्स के लिए रेफर किया था, क्योंकि चाइना मोल्ड भी अवेलेबल है, बट चाइना मोल्ड इनके अकॉर्डिंगली हमें चीपर पड़ते हैं, बट इनकी लाइफ बहुत छोटी है, क्योंकि उसमें मसला ये आ जाता है कि हमारा रेज़िन अगर हमने थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 डेज़ के लिए हमने जो है उसको रख दिया है कि वो प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए तो वो मोल्ड में स्टिक हो जाता है, और जहाँ मोल्ड में रेज़िन स्टिक हो गया वहाँ पे वो मतलब उसके प्रोपोर्शन का मसला नहीं भी होना तो हमारा रेज़िन स्टिक हो जाता है। उसके लिए मैं इनको इसलिए प्रेफर करती हूँ, लेकिन ये है कि ये हमें थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। फॉर द स्टार्ट अभी हमारे पास यहाँ पर ना सिलिकॉन गन अवेलेबल नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन के लिए चीज़ बता देती हूँ कि हमारे पास एक प्लास्टिक शीट्स होती है, बाइंडिंग शीट्स जिसे कहते हैं, जो हम मोस्टली बुक्स वगैरह को बाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम खुद से बनाना चाहें, स्टार्ट में मोल्ड्स को क्रिएट करना चाहें तो हम इस शीट को यूज़ करते हुए सिलिकॉन गन जो कि एक गन होती है और उसके में सिलिकॉन जो हम ज़्यादातर मेरे ख्याल से घर की चीज़ों वगैरह में भी यूज़ करते हैं, उनको ज्वाइन वगैरह करते हैं, तो हम उसको यूज़ करके मोल्ड क्रिएट कर सकते हैं।
किस तरह से किया जाता है, फॉर एग्जांपल हमने प्लास्टिक शीट ली या बाइंडिंग शीट ली और हमने इसके ऊपर उस गन से जो भी रिक्वायर्ड शेप है उस शेप को हम बना लेंगे। उस शेप को बनाने के बाद हम मिनिमम उसको 24 आवर्स देते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से ड्राई हो। और उसको ड्राई करते हैं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारे जो एजेस हैं वो कम्प्लीटली कवर हो, यानी कि अगर हमने उसको प्रॉपरली इसके साथ स्टिक नहीं किया होगा तो उसका नुकसान ये होगा कि जब हम रेजिन पोर करेंगे तो हमारा जो रेजिन है वो साइडों से स्प्रेड हो जाएगा और हमारी चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो अगर हम चीपर वे में जाना चाहें तो हम ये वाला जो वे है ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर मोल्ड की तरफ जाएँ तो हम मतलब मोल्ड बाय कर सकते हैं, वो फिर आप चाइना मोल्ड बाय करना चाहिए लेकिन उनकी लाइफ कम होगी, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं और हम दूसरे मोल्ड यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद एक हमारे पास मटीरियल आती है जिसके ऊपर हम रेजिन का काम करते हैं MDF। अब MDF के ऊपर कभी भी जब आपने रेजिन का काम करना हो तो MDF मिनिमम भी 8 mm ड्रिप करके MDF की बैक साइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन है कि हम MDF में पोर करते हैं, हमारा रेजिन जो बैक साइड पे जाता है हमारी बैक साइड की फिनिशिंग सारी खराब हो जाती है। तो उसके लिए भी मेरे पास तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट सिंपल जो पेपर टेप होती है वो भी यूज़ कर सकती हैं और बाइंडिंग टेप भी यूज़ की जा सकती है। यानी फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे पास अगर राउंड चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये राउंड है तो मैं इसके राउंड पे टेप को इस तरह करके सारे साइड पे लगा दूँ, यानी कि हाफ टेप ऊपर होगी और हाफ साइड पे लगूँगी, ताकि हमारा जो रेजिन है वो ऊपर को लेयर बनाए। अगर हम बिल्कुल नीचे नीचे रखेंगे तो रेजिन वहाँ तक आके वहाँ से नीचे ड्रिप कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि MDF पे काम करने पर हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा अब यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ आ जाती है कि रेजिन से जब काम करना है तो हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। अब बहुत ओपन इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो सारे डस्ट पार्टिकल उठ के आपके काम में आ जाएंगे, अगर आपकी फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगी तो उसमें आपको बहुत से डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे और तब उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता। इसीलिए बेस्ट रहता है कि आप एक वेंटिलेटेड एरिया में जाएँ, वहाँ पर आप काम करें और सबसे ज़रूरी है कि वहाँ पर सफाई का बहुत ख्याल हो, यानी कि कोई डस्ट वाला काम वहाँ पर ना हो, कोई पाउडर इवन आप जब इस मेकअप पाउडर में हम जब यूज़ करते हैं तो कभी भी जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर इसको इस तरह से नहीं खोलें, मैंने भी इसको पूरा नहीं खोला वरना ये जल्दी करता, तो आप कभी भी इसको पूरा ऊपर नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर खोलेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पर गिरेंगे और वो हमारी प्रोडक्ट के अंदर ना स्पेसिफिक जगह पे मतलब एक प्रोमिनेंट निशान नज़र आता है ना, वो उस तरह से नजर आएगा, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म होती है तो अगर हवा नहीं भी है ना हमारे सांस लेने से भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो नीचे ना गिरने का डर होता है। तो हमें अपने मॉइस्चर हमें ना रूम का टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना रहता है। अगर बारिश का मौसम है या कोई भी मॉइस्चर है हमारे इन्वायरमेंट में तो कोशिश करें रेजिन का काम ना करें, और अगर बहुत ज़रूरी है करना तो कोशिश करें कि टॉप लेयर नहीं करें। अगर आपको टॉप लेयर भी करनी है, जिसका कभी होता है कि हमने कोई ऑर्डर पकड़ लिया और हमें हर स्टूडेंट को डिलीवर करवानी तो ऑब्वियसली क्लाइंट तो नहीं ये कहेगा कि ठीक है आप जब बारिश खत्म होगी आप तब काम करेंगे, हमें काम करना पड़ता है, फिर तब हमें हीटर या कोई ऐसी चीज़ जिनके हम हीटर लगा सकते हैं या सिलेंडर कमरे में छोटा रहता है उसको ऑन कर सकते हैं कि हमारे कमरे का जो मॉइस्ट है वो खत्म हो जाए। अगर हमारे कमरे में मॉइस्ट रहेगा तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगी। इसको बचाने के लिए एक वे ये होता है कि हम लोग मॉइस्ट खत्म करें, दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि हमने जिस भी प्रोडक्ट में हमने रेजिन का मटीरियल कोट करना है हमने उसको कवर करना है। छोटी प्रोडक्ट के लिए डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि छोटी प्रोडक्ट हम इजीली किसी भी बॉक्स से, फॉर एग्जाम्पल अभी ये बॉक्स है तो हम इससे भी कवर कर सकते हैं, इस तरह का प्लास्टिक का बड़ा बॉक्स लेके उससे भी कवर कर सकते हैं। बट ये इशू आता है कि जब हमें बड़ी चीज़ बनानी होती है, फॉर एग्जाम्पल हम 5 फीट का 6 फीट का जोड़ बना रहे हैं, कुछ हम उसे कवर नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हम लोग सेकेंड स्टेप पे चले जाते हैं, जिस स्टेप को हमने पहले डिस्कस किया कि हम लोग अपने रूम को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं और मॉइस्ट का ख्याल रखते हैं। और कभी भी आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाएं तो कोशिश करें उसको जल्दबाजी में डीमोट नहीं करें, यानी कि आपको है क्योंकि अक्सर होता है खासतौर पर स्टार्टिंग में चीज़ होती है कि हम जब न्यू चीज़ तैयार करते हैं हमें होता है बस फटाफट डीमोट करके देखें नीचे इफेक्ट कैसा आया, क्योंकि तब तक हमें टेंशन लगी रहती है कि हमने जो पोर किया हमारा मटीरियल ज़ाया तो नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में ये बहुत गलतियाँ की। बट क्या होता है अगर हम उसको जल्दी डीमोट कर देते हैं ना तो एक तो हमारे फिंगरप्रिंट्स हमारी प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्योंकि ये कुछ प्रोडक्ट्स जो ना फिनिश नहीं होती, अगर मैंने इसको डीमोट किया है तो मैं जहाँ जहाँ इसको पकड़ूंगी ना वहाँ इसके मेरे फिंगरप्रिंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि हमें इसके ड्राई होने के बाद इसको ग्राइंड या बफ करना पड़ता है, जो रेगुलर पेपर्स वगैरह होते हैं इनके साथ फिर दोबारा से उसको टॉप कोट करना पड़ता है, यानी कि हमारा जितना टाइम है और रेजिन हर चीज़ डबल हो जाती है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। इसके अलावा साथ साथ आप लोग के कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग साथ साथ में क्वेश्चन का कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अगर बात करें हमारा मॉइस्चर भी डिस्कस किया है, आप लोग तब तक आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग साथ साथ अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं।
बात स्टार्ट हो जाए। विंटर में तो हम फील कर लेंगे हीटर, समर में भी टेम्परेचर टेक रहता है, सब 41 हमारा टेम्परेचर रहता है, वही हमारे पास देखिए जब बहुत सर्दी आ जाती है अभी ब्रेक, करना तब हमारे लिए डील करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है हम सर्दी को तो नहीं रोक सकते, हम मतलब हर तरफ से भी कमरा बंद कर लेंगे, सर्दी कहीं ना कहीं से आ जाएगी। तो तब हमारे पास बेस्ट ये होता है या तो हम थोड़ा सा ब्रेक ही लें अपने काम में, या हम बेस मटीरियल रेडी कर लें, वो भी हीटर ऑन करके, और जो टॉप कोट है उसके लिए हम इन्वायरमेंट का यानी कि अपने मौसम का ठीक होने का वेट करेंगे जब थोड़ी सी गर्मी यानी कि इस तरह का मौसम हो के मॉइस्चर ना आए कमरे में। और मॉइस्चर चेक करने के लिए हम लोग एक छोटी सी मशीन मिलती है, दराज पर भी अवेलेबल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके रूम में मॉइस्चर हो तो वो उसके ऊपर ना उसकी जो टॉप है ना वो उस तरफ मुड़ कर जाता है कि आपके रूम में मॉइस्चर अवेलेबल है। और जब भी मॉइस्चर हो तो गोल्ड में कोई भी काम करना हो, अब मेरे पास अभी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ मिलती है हम लोग को उसमें बैलेंसिंग मशीन है। नॉर्मली वो आपको किसी भी लोकल हार्डवेयर शॉप वगैरह से भी मिल जाती है, छोटे साइज़ में भी मिलती है, बड़े साइज़ में भी मिलती है। तो जब कभी मोल्ड में काम करना होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जिस जगह पे आपने काम करना है उसको पहले चेक करना है, क्योंकि जब हम लोग रेजिन को पोर करते हैं ग्रेविटी की वजह से रेजिन जो है वो सेंटर में आ जाता है। अगर आप मुझसे किसी ने पहले रेजिन का काम किया होगा या वीडियोस देखी होंगी तो आप लोग को आइडिया होगा कि हम जब रेजिन का काम करते हैं ना तो थोड़ी देर बाद में रेजिन सेंटर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब हम वेल इफेक्ट भी बनाते हैं तो सारी वेल जो है वो सेंटर की तरफ मूव कर जाती है। तो अगर हम लोगों ने बैलेंस चेक किया होगा ना कि हमारी सर्फेस कहीं से भी जिसका बैलेंस ख़राब नहीं है तो हमारी प्रोडक्ट कभी भी ख़राब नहीं है। और कभी भी अगर आपने एक लेयर इस प्रोडक्ट के हमने ऐसे मोल्ड रखा है, आपने एक लेयर इस तरह से ली है, तो जब दूसरी लेयर दें तो कोशिश करें इसको शिफ्ट करें, ताकि अगर आपका बैलेंस कहीं से ख़राब हो एक तरफ हल्का सा मतलब बिल्कुल माइनर सा भी इफेक्ट होगा ना तो वो उसमें कवर हो जाएगा। और प्रोडक्ट अब एक चीज़ आ जाती है हमारे प्रोडक्ट के एजिस के ऊपर जो गोल्डन पेंट किया है, मोस्टली गोल्डन मार्कर्स मिलते हैं, इनके ऊपर मेरे ख्याल से पेन गोल्ड के नाम से भी है और कुछ और डिफरेंट मार्कर्स जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ आ जाती है कि हम लोग खुद वो पेंट इस तरह से तैयार करते हैं। लोकल जो पेंट शॉप्स होती हैं उनके पास गोल्डन कलर का सुपीरियर क्वालिटी गोल्ड पाउडर मिलता है, यानी कि आपने गोल्ड में लेना तो आप गोल्ड में ले सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ तो उसको हम लोग थोड़े से वार्निश में ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम खुद वो पेंट तैयार करते हैं और उसको बाद में अपने एजेस पे यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन पेस्ट जी बिल्कुल पेस्ट वो ये होता है कि अगर हम बनी बनाई चीज़ की तरफ जाते हैं वो अक्सर हमें एक्सपेंसिव पड़ती है, या अक्सर ऐसा होता है कि हमें मतलब वो स्पेसिफिक कलर नहीं मिल रहा होता जो हमें अपनी प्रोडक्ट के लिए चाहिए होता है। तो उसके लिए हमारे पास अंदर इतना आइडिया होना चाहिए कि अगर हमें खुद से कलर बनाना पड़े 2 से 3 कलर के अगर मिक्स करने से तो हमें पता होगा कि हमने ये पाउडर लिया है, हमने इस पर ये वाला शेड मिक्स किया और ये वाला शेड मिक्स किया और हम लोगों ने थोड़ा सा वार्निश ऐड करके मिक्स किया तो हमारे जो रिक्वायर्ड कलर है वो तैयार हो जाए। तो हम उस तरह से एचेस के ऊपर पेंट कर सकते हैं। और अगर हम लोग फिर आ जाते हैं हमारे एचेस मोस्टली हो जाता है कि एचेस शार्प बन जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग ग्राइंडिंग मशीन भी यूज़ करते हैं। मिनी ग्राइंडर से नेल फाइलर की तरह का ग्राइंडर भी मिलता है, वो छोटी सी मशीन होती है जिसको आप मतलब सेलरी भी मिलती है दूसरे में मिलती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट ग्राइंडिंग करनी हो या एजेस को नीट करना हो, जब तक आपकी प्रोडक्ट फाइनली टोटली क्लोज ना हो जाए कोशिश करें कि आप उस पर इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करें, क्योंकि अगर आप इस तरह से करते हैं तो वही बात आपके फिंगरप्रिंट्स कहीं ना कहीं लग जाती है। टोटली क्योर होने में हमारे रेसिपी को कम से कम 24 आवर्स to 36 आवर्स मिनिमम लगती है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट तैयार की है और आप अगर 3 से 4 दिन वेट करते हैं, यानी कि आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा में कोई काम नहीं करते, आपने 2 दिन बाद डीमोल्ड किया और आपने उसको रख देते हैं, तो उतने ही कम चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़े, क्योंकि रेजिन के काम में स्क्रैचेस का इशू बहुत ज़्यादा आता है। कि हमने काम किया, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं जल्दी में हम कहते हैं कि हम बस इसको फिनिशिंग की तरफ ले जाएँ, वो फिनिशिंग के दौरान हमारा नेल, हमारा हाथ, इवन कपड़ा भी जो ऊपर लगता है ना वो भी उसमें से क्रैच डाल देता है। तो उसका बेस्ट इफेक्ट और एक सबसे बेहतर ये रहता है, एक तो हम इस तरह से उसको मतलब ये कहते हैं प्रिकॉशंस भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा टाइम दें उसको प्रॉपर ड्राई होने के लिए, और सेकेंड चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि हम लोग टॉप कोट के लिए लो विस्कोसिटी रेजिन यूज़ करें। अगर हम रेजिन यूज़ करने का बेसिक मकसद ये है इट्स अ काइंड ऑफ 3-in-1 रेजिन, यानी कि ये मीडियम विस्कोसिटी भी है, ये लो विस्कोसिटी भी है, ये हाई विस्कोसिटी भी है। इस तरह अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो ये नॉर्मल विस्कोसिटी है, हमें इसे लो विस्कोसिटी करना है तो हम थोड़ी देर के लिए इसे गर्म पानी में रखकर इसकी विस्कोसिटी लो कर सकते हैं। मेरी लाइफ थोड़ा सा लाइव ऑन है।
हार्डनर तो हमारा ऑलरेडी यानी कि वो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, जबकि हमारा जो रेजिन है वो हमारा थिक फॉर्म है। अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई कि हमने इसकी प्रोपोर्शन का किस तरह से बनाना। एक तो हमने करना क्या, हमने मेडिक स्केल यूज़ करना है। और फिर क्या है, हमारे पास ये जो रेजिन है, ये पाकिस्तान में मोस्टली जो रेजिन पाया जा रहा है ना, वो 2:1 रेशो है। यानी कि ये आप लोग को जो बॉटल्स नज़र आ रही है, ऑब्वियसली आपको देख के आइडिया हो रहा है कि ये बड़ी बॉटल है तो 2 रेशो इसमें से चलेगा और 1 रेशो इसमें से चलेगा। तो करना क्या है, आपने जब वेट मशीन लेनी है तो कभी भी आपने ऑन करने के बाद ग्लास नहीं रखना। आप ऑन करने के बाद ग्लास रखते हैं, स्पून रखते हैं, कुछ भी रखते हैं तो हर चीज़ का वेट ऐड होगा। आपने मशीन के ऊपर मशीन के ऊपर ग्लास रख दिया, उसके बाद आपने मशीन ऑन कर वेट किया, मशीन ने नंबर पर आ गई, इनके वो 0 से स्टार्ट हुई, उस पर आ गई। उसके बाद आपने इसको ओपन किया। अभी मैं ओपन नहीं करी, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, तब मैं आपको ओपन करूँगी। देन हमने अपना मटीरियल यूज किया। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 20 ग्राम, ये जो हमारे पास बड़ी बोतल अवेलेबल है, अगर हम 20 ग्राम ये ले रहे हैं तो जो 10 ग्राम उसका जो हाफ हो जाएगा, 10 ग्राम वो हम ये लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमने क्या करना है कि जब हमने इसके ऊपर किया 20 ग्राम फॉर एग्जाम्पल, अभी स्टार्टिंग हो तो आप लोग अपना मैं अब तक जो करती हूँ क्योंकि अक्सर ज़्यादा अमाउंट में रेजिन मिक्स करता हूँ, तो आप बस कैलकुलेटर ओपन करके रखिए। 30 ग्राम आपका ये है, डिवाइडेड बाई 2 करके आप उसको देखिए क्या प्रोडक्ट आ रही है, उसको प्लस कर ले, उसमें आपके पास फाइनल निकल आएगा कि आपको टोटल कितनी मेजरमेंट चाहिए। जब आपकी टोटल मेजरमेंट आ जाए, आप इसको बंद कर दें और उसके बाद आ जाती है इसकी मिक्स। इसकी मिक्सिंग का जो बेसिक तरीका है वो ये है कि इसको स्लो मिक्स किया जाए। मोस्टली जो गलती होती है जिसकी वजह से एयर बबल्स बहुत ज़्यादा आते हैं या आपका रेजिन आपके हाथ में ही गर्म हो जाता है, यानी आपने पकड़ा हुआ है, आपका रेजिन इतना गर्म हो गया कि आप ऐसे ऐसे करके ग्लास को कर रहे हैं, बस आपको समझ नहीं आया, आपने बिल्कुल फोर करके काम करना चाहिए। जब कभी भी रेजिन इस तरह से हाथ मतलब एकदम से बहुत गर्म हो जाए तो कोशिश करें मोल्ड में ना डालें, आपके मोल्ड को डैमेज कर दें। तो ऑब्वियसली सी बात है वो ऑलरेडी क्योर होना शुरू हो गया होगा, अगर आप उस टाइम पे उसको मोल्ड में डालेंगे तो वो आपके मोल्ड को ख़राब कर देगा। उसमें मीठा पाउडर कुछ भी डाल दिया ना तो वो अजीब से जिसका गुठलियाँ से बन जाती है ना, वो फ़ौरन उस तरह से होने लग जाता है। अब जब आपने रेजिन और यानी कि हमारे पास हार्डनर रेजिन हमने दोनों इसमें डाल दिया तो हम इस तरह से स्टिक्स यूज़ करते हैं या प्लास्टिक के स्पून भी यूज़ किए जा सकते हैं, या अगर आप लोग मतलब एक चीज़ को प्रॉपर कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप स्पैचुला भी बाय किया जा सकता है। मिनी स्पैचुला अब ऑनलाइन भी मिलते हैं, या सिंपल हम लोकल जो बर्तनों वाली दुकान होती है उस पर जाकर भी जो उसका होता है प्लास्टिक का सिलिकॉन का जो स्पैचुला होता है हम वो परचेज कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है, एक दफ़ा मिक्स किया, रख दिया, ड्राई हो गया, उसके ऊपर से रेजिन रिमूव कर लिया, वो आपका रिसाइकल रीयूज यानी कि वो इस प्रोसेस में चलता है। आप ये यूज़ करेंगे तो बस ये आपने यूज़ ही करते जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है आपने एक दफ़ा यूज़ की दोबारा इसके ऊपर से खुलेगी तो आपको बार बार उस चीज़ को उस तरह से करना पड़ेगा। सिलिकॉन से रिमूव हो जाता है, सिलिकॉन से रिमूव हो जाता है। सिलिकॉन हो या ये जो मैंने प्लास्टिक शीट पहले दिखाई थी, इस तरह की कोई चीज़ हो, उससे मतलब कि जो इसके ऊपर शीट है इसके ऊपर से भी रेजिन आराम से रिमूव हो जाता है। तो हम लोग कि अगर हम लोग ये कप्स भी यूज़ करते हैं ना तो इसके ऊपर से रिमूव नहीं होता। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर हम लोग सिलिकॉन की मेजरिंग कप्स भी तो मैं इसके बाद दिखाऊँगी। अगर सिलिकॉन की मेजरिंग कप्स आप यूज़ करें तो उसका भी बेनिफिट ये है कि वो रिसाइकल हो रही है बाद में, मतलब आपने एक दफ़ा यूज़ किया, ड्राई कर लिया, बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास चीज़ आ जाती है, हमने जब रेजिन पोर कर लिया तो उसके बाद हमारे पास आते हैं बबल्स, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो भी बंदा रेजिन आर्ट कर रहा है तो ये बबल्स किस तरह आते होंगे। अब अगर हम लोग बाहर के प्रोडक्ट्स देखते हैं तो हम बहुत इंस्पायर होते हैं कि इतनी फिनिश प्रोडक्ट है, यानी कि वो रेजिन डालते बाद में टोटली मतलब शीशे की तरह की क्लियर उनकी प्रोडक्ट आती है। क्यों? एक तो जो सीधी सी बात है, उनके वहाँ का इन्वायरमेंट, उनका केमिकल, उनकी हर प्रोडक्ट यहाँ के लिहाज से बहुत चेंज है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, यहाँ का मेन इशू है, यहाँ पे इन्वायरमेंट का इशू है। यहाँ इन्वायरमेंट में डस्ट है जो इस तरह की चीज़ें हमारी ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उनको ख़राब करती है अगर हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं करते। तो हम लोग क्या है, इसके लिए हमारे पास हीट गन यूज़ होती है। आप मुझे टाइम की हीट गन हमारे पास एक हीट गन होती है, एक ये ब्लू टॉर्च यूज़ होती है, ये मिनी टॉर्च है, एक ये ब्लू टॉर्च यूज़ होती है, और ये ऊपर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये हीट गन है। लेकिन ये मैं रेफर करती हूँ मोस्टली अगर आप लोग जब थोड़ी सी बड़ी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएँ, इसका आप ट्रेस बना रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं, तो इसको बाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तब ये छोटी चीज़ काम नहीं करती। क्योंकि अगर आप इसको लेकर शुरू करें तो आप पूरे टेबल पर लगे रहेंगे। अब एक तरफ से बबल्स खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ से दोबारा नीचे बबल्स ऊपर आ जाएंगे। और कभी भी जब रेजिन को मिक्स करें तो कोशिश करें कि 2 से 3 मिनट का टाइम रेजिन को दें। उससे क्या होगा, जब हम रेजिन मिक्स करके 2 से 3 मिनट के रख देंगे ना, उसके अंदर जितना केमिकल ने रिएक्ट करना होगा वो रिएक्ट करके सारे बबल्स जो है हमारे टॉप पर आ जाएंगे।
और जब बबल टॉप पर आ जाएंगे, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ग्लास पकड़ा, आपने एक दफ़ा इसको ऐसे किया, बबल्स तो बबल्स दोबारा क्रिएट नहीं होंगे। ऑटोमेटिकली जब आप कलर डाल के मिक्स करके उसमें डालेंगे तब थोड़े से बबल्स दोबारा आएंगे, लेकिन एक दफ़ा जो सारे मेन बबल्स होते हैं ना वो सारे उससे रिमूव हो जाते हैं। हीट के अंदर यूज़ भी ये होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल मोल्ड के अंदर अपना रेजिन डाला और उसके बाद आपने हीट कर, लेकिन हीट के अंदर ये चीज़ याद रखनी होती है कि कभी भी मोल्ड के ऐसे आपने फॉर एग्जाम्पल ये आपका रेजिन डाला हुआ है तो आप यहाँ रख के यूज़ नहीं करें। आपने यहाँ रख के यूज़ किया, इसने आपके रेजिन को भी ख़राब किया क्योंकि वो रेजिन को फ़ौरन हीट दे देता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट दे देता है और आपके मोल्ड को भी डैमेज कर देता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटा मोल्ड अवेलेबल है। मोल्ड्स के अंदर हमारे पास क्रूजी मोल्ड भी पाए जाते हैं। यहाँ पर एक किचन अवेलेबल है जो कि इस तरह के मोल्ड से बनाते हैं, इसमें क्रिस्टल की लुक आती है। अगर हमें काम में क्रिस्टल टाइप की लुक चाहिए हो तो हम इस तरह के क्रूजी मोल्ड की बेसिस मिलती है, यानी कि इसका आप कह रहे हैं कट पीस मिलते हैं, इनमें से हमने काम किया, रेजिन पोर किया, हम उसके ऊपर वो कट पीस उस जगह पे रखते हैं। आफ्टर क्योरिंग हम उस कट पीस को रिमूव कर लेंगे तो वहाँ पर इस तरह से हमारे पास इफेक्ट आता है। यानी कि इफेक्ट से ये कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें मोल्ड्स के अंदर होती हैं और कुछ चीज़ें हमने खुद से मतलब काम करते तो उन्हें क्रिएट करते हैं। अब हम बात करें थे हीट गन, तो हीट गन जब भी आपने देनी है थोड़े से फासले से कम भी इतना फासला, अगर आप जहाँ पर बुरा है तो यहाँ से हीट कर दें ताकि वो आपके मोल्ड को डैमेज ना करे। और हमारे पास बबल रिमूव करने के लिए बबल रिमूव करने का एक स्प्रे भी आता है जिसको हम यूज़ करके बबल रिमूव कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई परचेज करना चाहे तो ये मीन रेजिन आर्ट के नाम से इंस्टा पे अकाउंट है जिनका मैंने मोल्ड्स और नीका पाउडर्स मेंशन किए हैं। ये मैंने उन्हीं से परचेज किए क्योंकि मुझे अभी तक किसी और के पास अवेलेबल नहीं है। अब मोस्टली कितने वेंडर्स हैं जिनके पास है। इसका बेनिफिट क्या है कि आपने चीज़ तैयार की, मतलब इसको आप बार बार नहीं करेंगे। आपने चीज़ तैयार की, आपका ट्रे है या कुछ भी प्रोडक्ट है आपकी बन गई है, थोड़े आप 2-3 मिनट उसका वेट करेंगे, जब वो ड्राई हो जाएगी, जब ड्राई नहीं हो जाएगी 2-3 मिनट वो अपने मतलब एक दफ़ा उसके सारे बबल्स ऊपर आ जाएंगे, आप जस्ट एक दफ़ा इसका वन स्प्रे जो है ये इसके ऊपर करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, उसी टाइम जो बबल्स है ना वो वहाँ से रिमूव। इसका बेसिक बेनिफिट ये है कि ये आपके मोल्ड को ख़राब नहीं करेगा क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ दिस और हीट हमारे मोल्ड को ख़राब नहीं करेंगे और हमारे रेसिपी को भी डैमेज करेंगे। इसके अलावा भी आपके माइंड में किसी को क्वेश्चन है तो अगर हम ये स्प्रे यूज़ करेंगे तो फिर हमें हीट गन यूज़ करेंगे नहीं, फिर हमें छोटी चीज़ होती है, मतलब छोटी से मुराद है इतने तक आप मतलब जब आप बहुत बड़े साइज़ को चाहते हैं, एक बड़े शॉर्ट्स पर चाहते हैं या उस तरह से, तब हमें ज़रूरत पड़ती है हीट गन की क्योंकि हमें हीट गन से स्प्रेड भी करना होता है। हीट गन में प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमें रेसिन को ना हाथ से स्प्रेड नहीं करना पड़ता। जब हमने रेसिन डाला फॉर एग्जाम्पल इस तरह से खोल किया, हमने हीट गन का इफेक्ट किया, तो जब हमें फ्लोटिंग कलर्स के साथ इफेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं हमें उसके लिए भी हीट गन की जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑब्वियसली छोटी चीज़ों में तो हमें इतना वो नहीं इफेक्ट देना पड़ता, इतना यूज़ नहीं करना पड़ता। ये कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं हमें जिनके लिए हीट गन का मैडम स्प्रे किस स्टेप पे स्प्रे जब हम लोग पोर कर लेते हैं उसके 1-2 मिनट के वेट के बाद हम स्प्रे कोई टेक्सचर नहीं स्प्रे छोटा नहीं स्प्रे कुछ नहीं करता। स्प्रे आपने स्प्रे किया और क्योंकि अगर आप स्प्रे करेंगे ना ये आपकी प्रोडक्ट है और ये इस तरह आप स्प्रे करेंगे तो वो उसको डैमेज करेगा। अगर ये आपकी प्रोडक्ट है और ये आपने एक दफ़ा जैसे ये है इस तरह ये आपने स्प्रे कर दिया तो आपको विजिबल नज़र आएंगे कि आपके जो बबल्स हैं वो कहाँ से खत्म हो, उस चीज़ का आपको बेनिफिट ये है कि जाहिर सी बात है हीट अगर आप मोल्ड को नहीं लगेंगे आपको उस चीज़ का बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप साथ से क्वेश्चन करें। मेरा न्यू ज्वाइन किया है तो कुछ पूछना चाह रहे हैं जो एजिस पे आ जाते हैं बबल्स, एजिस पे जो बबल्स आ जाते हैं उसका बेसिकली होता है फॉर एग्जाम्पल आपने मोल्ड में चीज़ पोर की, पोर करने के बाद आप शैशल स्टिक यूज़ कर लो, टूथपिक यूज़ कर लो या कोई भी ऐसे बात नहीं रहता जैसे मैं आपको बताती हूँ। जब आपने पोर किया है ना तो आपने ये करना होता है थोड़ी देर बाद ना क्योर होने से पहले आप 15-20 मिनट का टाइम समझिए क्योंकि 15-20 मिनट वो हार्ड उससे जब आपने प्योर एक तो आपने रेजिन डालना आराम जब हम फुल स्पीड में एक ही दफ़ा रेजिन पोर कर देते हैं ना, बेशक कोई इतनी सी चीज़ है, अगर एक ही दफ़ा में रेजिन पोर कर देंगे तो बबल्स आएंगे और वो सेंटर में नहीं आएंगे तो एजिस पे आ जाएंगे। तो उसका क्या तरीका होता है, आहिस्ता से पहले इंसान को इन्फॉर्म करना चाहिए, आप आहिस्ता से रेजिन डालें, यानी आप लेयर बाय लेयर आपने रेजिन डाला और इस तरह से आप जो है आप इस तरह क्रॉस करें क्योंकि यहाँ पे मेल में अच्छा ठीक है मेरी क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग एजिस से बबल्स को वाइट कहाँ से अब अपने फादर अगर हम लोग यहाँ पर हमने मोल्ड में रेजिन पोर किया है तो हम लोग इस स्टिक को यूज़ करते हैं, हमने लेयर बाय लेयर रेजिन ऐड करना है और देन हम क्या करेंगे
ऊपर आराम से जो है ना इसको इस तरह से स्ट्रेट कर दिया कि ये हमारा फॉर एग्जाम्पल है, ये हमने इसी को सीधा रखा और आराम से हम इसको इस तरह से कर देंगे। इससे जो जो बबल होगा ना वो अपनी जगह को छोड़ता जाएगा और वहाँ पर रेजिन फिल होता जाएगा। एक बार आपने कर लिया, जब आपने पोर किया उसके बाद हम इसको रख दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना 1-2 मिनट के बाद बबल्स ऊपर आ जाएंगे। जब बबल्स ऊपर आ जाएंगे आप उसके ऊपर स्प्रे कर दें, या ये टॉर्च पे भी यूज़ की जा सकती है, या आप अगेन स्टिक के साथ आराम से उस बबल को पॉप कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक जो बबल्स है वो क्यूर हो जाती है। स्टिल हमारे पास है जिसमें जब बबल्स आते हैं तो उनको हम कर लेते हैं ग्राइंड। जो मिनी ग्राइंडिंग मशीन होती है, नेल फाइलर्स के तौर पर भी वो यूज़ होती है इनकी नेल की बफिंग पॉलिशिंग के लिए। 5-in-1 मोस्टली 5-in-1 या 4-in-1 इस तरह में होती है। तो उनको हम एजेस पे रख के एजेस उससे फाइन करते हैं। जब हम मतलब जहाँ पे भी हमारा बबल आया था, जब हम उसके ऊपर उसको करते हैं तो वो चीज़ कवर हो जाती है और उसके बाद एजेस के ऊपर पेंट आ जाता है तो हमारी चीज़ बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। वो ये कि अगर आप बहुत जल्दी में रेजिन पोर करते हैं, एक साथ आपने सारा रेजिन पोर कर दिया होता है, तब हमारे लिए ये चीज़ का मसला होता है कि हमारे बबल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। बट अगर हम लोग लेयर बाय लेयर काम करते हैं, आराम से काम करते हैं, तो हमारा जो रेजिन है वो डैमेज नहीं होता। अब एक चीज़ हमारे पास आती है मोस्टली, अब इसका ये मैंने लेयर का जो आपको दिखाया, अब इसके अंदर भी स्टिकर ऐड हुआ, यानी कि ये हम लोग खुद भी हैंड रिटन कैलीग्राफी भी कर सकते हैं, हैंड रिटन कैलीग्राफी भी कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसमें विनाइल स्टिकर ऐड कर सकते हैं। अब विनाइल स्टिकर बेसिकली क्या है, हैंड रिटन के लिए आप कोई भी नहीं है, यानी कि आप एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। एजिस को पेंट करने का जो मार्कर मिलता है रेजिन के अंदर, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम मतलब कोई भी पेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसके ऊपर टॉप लेयर दे देंगे। जब हम टॉप लेयर दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अंदर फिक्स हो जाएगी, यानी कि उसका कलर फैलने, खराब होने या रिमूव होने की कोई चीज़ की गुंजाइश रहती नहीं। अब फिलहाल जब हमने रेजिन पोर कर दिया तो टेक्सचर हम कितनी देर बाद उसको देंगे, तो हम स्टिक से देंगे। स्टिक से अगर आपने टेक्सचर यहाँ पर ना स्टिक से अगर हमने मोस्टली वो फ्लोरल टेक्सचर दिया जाता है डिफरेंट तरह का, तो उसके लिए कोशिश करें जो आपने पोर की है कम से कम आप 5 मिनट का वेट तो ज़रूर करें, यानी 4 से 5 मिनट आप उसे थोड़ा सा सेट हो जाए। क्योंकि अगर वो उस टाइम सेट नहीं होता, आप साथ में स्टिक कर ही जाते हैं, आपने करना है उसमें सीधे हो जाना है, आपने करना है उसमें सीधे हो जाना है, ये चीज़ बार बार एज इट इज़ रिमूव होती रहेगी। लेकिन उससे मसला क्या आएगा, आप बेशक बार बार कर लेंगे, आपको इशू नहीं होगा बार बार करने में, बट रेजिन के अंदर केमिकल का इफेक्ट होगा, वो आपके रेजिन आपकी प्रोडक्ट को डैमेज करेगा। एक तो मेनली जब आप बार बार स्टिक का यूज़ है किसी प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे उसमें, तो आपके उसके अंदर बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, और बबल्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हीटर यूज़ करनी पड़ेगी। आप वो यूज़ करेंगे आपकी प्रोडक्ट खराब होगी। तो उसका बेहतरीन तरीका ये रहता है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि एक चीज़ की उसको थोड़ा सा टाइम दिया, थोड़ा मतलब हमने रेजिन जब मिक्स भी करना है ना, हमने उसको 2-3 मिनट का टाइम दिया, तो उसके बबल्स ऊपर आ जाए, बबल्स हम रिमूव कर लें, देन उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करें। इसी तरह सेम एज इट इज़ जब हम लोगों ने पोर करना है, हमने को इस तरह का इफेक्ट देना है जो रेजिन के अंदर डायरेक्ट हमें क्रिएट करना है, तो हम उसमें भी इसी तरह से करें। हमने 3-4 मिनट का या 5 मिनट का मैक्सिमम हमने उसको टाइम दिया, मार्जिन दिया, तो सेट हो गया। देन उसके बाद हमने स्टिक यूज़ की। और कभी भी जब इस तरह से इफेक्ट देना होता है तो कोशिश करें कि अगर आप इस तरह की मतलब ब्रीक स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऊपर रखें। अगर वो मोल्ड के साथ लगेगी ना तो आपके मोल्ड को डैमेज कर देगी। यानी ऑब्वियसली सी बात है, देखिए अगर ये चीज़ है, कोई भी चीज़ है पड़ी हुई है, हमने जब इसमें रेजिन डाला है, अगर आप इसके साथ साथ लाइन ऐसे 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 लाइन जाएगी तो सर्फेस इसकी ख़राब हो जाएगी, और वो जो लाइन्स है ना वो आपकी प्रोडक्ट की दूसरी तरफ आपको फील भी होगी, फिर आपको बैक साइड पे भी टॉप कोट करना पड़ेगा फिनिशिंग के लिए। तो अगर आप इसको ऊपर रखेंगे सिर्फ इस तरह के आपको फील होगा सिर्फ कि रेजिन के अंदर यानी कि स्प्रेड कर रही है, यानी कि उसके अंदर घूम रही है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट को डैमेज नहीं होगा। और आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो जिस तरह से आपने बनाई है वो एज इट इज़ प्योर होना चाहिए।